जी गुस्से में बोले, जब मैंने तुझे जतिन से दूर रहने के लिए कहा था तो तूने ये रास्ता अपनाया। तुमने उस मासूम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, और क्या उसे इस कदर टॉर्चर कर तुम्हारा बदला पूरा होने वाला है? तुमने जो खोया वो वापस आने वाला है। तुम कुछ भी करते पर कम से कम उसके साथ प्यार का नाटक तो नहीं करते। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और मुझे पता है मेरी बेटी को भी ये कभी पसंद नहीं आता। प्यार में धोखा देना सबसे गलत काम होता है। दादाजी की बात पर अद्वैत बोला, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। मैं उससे प्यार नहीं करता, और ना ही मैंने उससे ऐसा कुछ कहा है। अब दादाजी हैरान हो गए थे। वो बोले, तो फिर वो तुमसे शादी करने के लिए कैसे मान गई? और वो उस दिन तुम्हारे साथ कैसे थी? मुझे सारी बातें बताओ बिना कुछ छुपाए। अद्वैत ने एक सांस भरी और बताना शुरू किया। हम उस दिन आ रहे थे तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे, और वो उनसे बचने के लिए अपनी जान देने जा रही थी। हमने उसे बचाया, और उससे उसके बारे में कुछ पूछते उसे पहले वो बेहोश हो गई थी। मैं उसका चेहरा देखते ही उसे पहचान गया था। तो मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उसकी बाप की कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तो उसने मजबूर होकर मेरी बात मान ली। मैं उस इंसान को चैन से जीने नहीं देने वाला। अद्वैत की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो बोले, आइंदा कभी ये मत कहना कि तुमने उसे बचाया। तुमने उसे एक बार में मरने से बचाया और उसे हर दिन मरने पर मजबूर कर दिया। किसी भी लड़की से जबरदस्ती शादी करने का मतलब समझते हो तुम? ये सब करने से पहले उस लड़की के बारे में सोचा तुमने कि उसकी इन सब में क्या गलती है? दादाजी ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें रोका था। पर अब तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, करो अपने मन की, लो उससे बदला। पर याद रखना, अब से आर्या को एक खरोच भी आई या तुमने उसे किसी भी तरह से तकलीफ दी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पोते हो। उस वक्त तुम्हारे लिए मुझसे बुरा दुनिया में कोई और नहीं होगा, समझे तुम? फिर दादाजी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बंदरो, अभी अंदर आ जाओ। अगर मैं बाहर आया तो हाथ में हंटर लेकर आऊंगा। दादाजी के इतना कहते ही सारे प्राणी एक साथ प्रकट हुए। दादाजी सबको घूरते हुए बोले, ये नालायक उस मासूम बच्ची को परेशान कर रहा था और तुम सब बस देख रहे थे। बड़ा शौक है ना तुम सबको उसकी बात मानने का और उसे सपोर्ट करने का। अब तुम लोग भी कान खोलकर सुनो, अगर आर्या को कुछ हुआ तो मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा, समझे तुम सब? सबने बस सर झुकाए, अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, सबको वार्निंग देकर दादाजी वहां से चले गए। बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले गए थे। आज दादाजी की इतनी डांट सुनने के बाद भी सबके चेहरे पर खुशी थी। अद्वैत ने जाने से पहले सबको घूरा और वहां से चला गया। वो समझ रहा था सब आर्या के लिए खुश थे, कोई उसकी बात नहीं काटता था, पर वो समझ रहा था सबको आर्या की कितनी फिक्र होने लगी थी। सबका आर्या की तरफ झुकाव देखकर अद्वैत को आर्या पर और गुस्सा आता था। वो भी अपने रूम में आकर सो गया था। आधी रात को एक तेज आवाज से अद्वैत की नींद टूटी। उसने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की तो देखा आर्या नींद में चीख रही थी और उसी आवाज से उसकी नींद टूटी थी। वो जल्दी से आर्या के पास आ गया था। वो जब उसके पास आया तो आर्या अपने गर्दन पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांसें ले रही थी और बस चीख रही थी। उसने आर्या के गाल थपथपाकर उसे जगाया। आर्या नींद से जागी तो उसे समझ आया वो सपना देख रही थी, पर वो इतना डरी हुई थी कि उसने अद्वैत को गले से लगा लिया। आर्या ने अद्वैत को कसकर पकड़ रखा था और आर्या रोते हुए बोली, आंटी वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वो बचपन से मेरे साथ ऐसा करती आई है, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। आर्या रोते हुए ये सब बोल रही थी, पर उसके कहे हर एक शब्द को अद्वैत ने साफ सुना था। उसने आर्या को अपने से अलग करने की कोशिश की, पर आर्या ने उसे और कस के पकड़ लिया तो अद्वैत ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर आ गया। आर्या वैसे ही सो गई थी, उसके ऊपर मेडिसिन का असर था, पर वो अद्वैत को अभी भी जकड़े हुई थी। अद्वैत ने उसे बेमन से अपनी बाहों में हिक से जस्ट किया और उसके साथ लेट गया। अद्वैत सोच रहा था अब बची हुई रात वो कैसे काटेगा। तभी आर्या ने अपना एक हाथ उसके पेट पर लपेटा और उससे और छीपकर सो गई। और अब तो उसे लग रहा था ऐसी हालत में उसे नींद कैसे आएगी। पर आर्या को इग्नोर करने के लिए
उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अद्वैत को लेटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे। आर्या के बाहों में आते ही वो भी सो गया था। अगली सुबह जब अद्वैत की नींद खुली तो आर्या अभी भी उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। अद्वैत ने जब आर्या के चेहरे को देखा तो उसे देखता ही रह गया। वो आज इतने करीब से जो उसे देख रहा था। अद्वैत ने धीरे से उसे बेड पर लिटाया और उठ गया। जब उसकी नजर वॉच पर गई तो हैरान हो गया। सुबह के 8 बज रहे थे और वो अभी भी सो रहा था। उसकी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो जल्दी से बाथरूम में चला गया, पर वो सोच रहा था आज वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया कि उसे अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। क्या ऐसा उस लड़की के पास सोने से हुआ था? फिर अद्वैत ने अपना सर झटका और फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसने देखा उसके उठते ही आर्या नींद में इधर से उधर होने लगी थी। उसने उसकी साइड एक पीलो रखा और तैयार होकर नीचे चला गया। सबका नाश्ता हो गया था और सब अपने काम से निकल भी गए थे। वही अद्वैत को दादी ने नाश्ता सर्व किया तो वो बोला, नहीं दादी, अभी टाइम नहीं है नाश्ते के लिए, पहले ही बहुत लेट हो गया हूं मुझे मीटिंग। अभी वो बोल ही रहा था कि दादी बोली, मयांक ने कहा है वो खुद उस मीटिंग में चला जाएगा तो तुम आराम से ऑफिस चले जाना, तो अब बैठो और शांति से नाश्ता करो दादी। अभी भी अद्वैत से नाराज थी, पर उनके बच्चों में से कोई भूखा रहे ये उन्हें पसंद नहीं था। वही दादी की बात सुनकर अद्वैत अब पूरा रिलैक्स हो गया था। मयांक बस कहने को उसका असिस्टेंट था, बाकी उसने उसे कंपनी की पूरी अथॉरिटी दे रखी थी। मयांक ने पहले उस मीटिंग में जाने से मना कर दिया था तो अद्वैत जाने वाला था, पर अद्वैत उठा नहीं तो ना चाहते हुए भी मयांक चला गया था। अब वो मीटिंग में क्यों नहीं जाना चाहता था ये बात आपको आगे पता चलेगी। एक रेस्टोरेंट में गार्डन एरिया में एक टेबल रखा हुआ था और वहां बस 2 ही चेयर रखी हुई थी और एक चेयर पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी और लैपटॉप में काम कर रही थी, पर वो बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, शायद किसी के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे मयांक अंदर आता हुआ दिखाई दिया और उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ गई। मयांक ने आते ही उस लड़की को गुड मॉर्निंग विश किया और चेयर पर बैठ गया। मयांक ने एक फाइल उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस वाधवा, ये रही हमारी कंपनी की तरफ से बनाई गई न्यू डिजाइन। उस लड़की ने फाइल ले ली, पर मयांक को देखकर बोली, मेरा नाम नेहा है, आप मुझे नेहा कहकर बुला सकते हैं। उस लड़की की बात इग्नोर कर मयांक उसे बाकी डिटेल्स बताने लगा और उस लड़की के चेहरे पर उदासी छा गई, पर मयांक ने एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। वो बस पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करने लगा था और अब नेहा भी अपने कुछ डाउट्स उससे क्लियर करवा रही थी। दोनों ने वो डील साइन कर दी थी। वो जब मयांक को फाइल दे रही थी तो गलती से उसका हाथ मयांक के हाथों में आ गया, पर उसने कोई रिएक्शन दिए बिना उस फाइल को लिया और उठकर वहां से जाने लगा। मयांक को जाते देखकर अचानक नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और मयांक के जाते हुए कदम रुक गए। कौन है नेहा और मयांक उसे इग्नोर क्यों करता था? दादाजी की मंजूरी मिलने पर अब अद्वैत जतिन के साथ क्या करने वाला है? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आर्या की लाइफ में आगे और क्या होता है। वो जब मयांक को फाइल दे रही थी तो गलती से उसका हाथ मयांक के हाथों में आ गया था, पर उसने कोई रिएक्शन दिए बिना उस फाइल को लिया और उठकर जाने लगा। तो अचानक नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और मयांक के जाते हुए कदम रुक गए। मयांक ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फिर 1 मिनट बाद वो नेहा की तरफ पलटा और बोला, ये क्या हरकत है मिस? अभी वो आगे कुछ और बोलता उससे पहले नेहा ने एक कदम उसके पास आते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो? मयांक बोला, मैंने ऐसा कब कहा, पर जितनी हमें बातें करनी चाहिए उतनी हो चुकी है और अब तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। मयांक की बात सुनकर नेहा ने उदासी से कहा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मुझे में ऐसी क्या कमी है मयांक जो तुम एक बार नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखते हो? हम क्लासमेट हैं, एक ही क्लास में बैठकर हमने स्टडी की है। मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात तुम भी जानते हो। मैंने तुम्हारे सिवा किसी के बारे में नहीं सोचा है और तुम हो कि जैसे मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहते मुझसे। अब और बर्दाश्त नहीं होता, आज तुम्हें मुझे इसका रीजन बताना होगा।
नेहा की बातें सुनकर मयांक ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली थी। उसने पहले नेहा से अपना हाथ छुड़ाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम में कोई कमी नहीं है नेहा, कमी मुझ में है। जरा देखो अपने आप को, तुम मुझसे भी कई गुना बेटर लड़का रिजर्व करती हो। तुम एक ऊंचे खानदान की बेटी हो और एक नामी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो, और मैं एक अनाथ हूं जिसका कोई नाम या खानदान नहीं है, और मैं बस एक असिस्टेंट हूं। हमारे बीच जमीन आसमान का अंतर है, या यूं कहे हमारे बीच ऐसी खाई है जो कभी भर नहीं सकती। एक बार सोच कर देखो, क्या तुम्हारे घर वाले मेरे जैसे अनाथ से तुम्हारी शादी करेंगे? वो कभी नहीं मानेंगे। तो तुम क्या करोगी? तब तुम या तो मुझे छोड़ दोगी या अपने पेरेंट्स को, है ना? और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी अपने पेरेंट्स से दूर हो जाओ। हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती कि उन्हें फैन मिली और फैनमिली का प्यार मिले, पर तुम्हें मिला है तो उसकी कद्र करो। तुम मुझे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। इतना बोलकर मयांक वहां से निकल गया। उसने दोबारा पलटकर नेहा की तरफ नहीं देखा। नेहा धड़ाम से अपनी चेयर पर गिर गई और बस रोने लगी। वहीं कोई उसके पीछे ही खड़ा था, जिसने मयांक की सारी बातें सुन ली थी। ये कोई और नहीं मिस्टर वाधवा थे, नेहा के पापा, जो उसके पास ही आ रहे थे। जब वो नेहा के पास आए तो नेहा ने अपने आंसू साफ किए और बोली, डी एंड आप यहाँ? तो उसके डी एंड ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बेटा, सोचा आज अपनी प्रिंसेस के साथ ब्रेकफास्ट कर लूं, इसीलिए आ गया। नेहा ने भी स्माइल करते हुए हाँ कहा और दोनों की पसंद का ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया। वहीं मयांक की भी आंखें नम थीं। उसके दिल पर पत्थर रखकर उसने नेहा से वो सब कहा था, पर ये उसकी लाइफ की सच्चाई थी। वो अनाथ था। एक दिन उसकी अद्वैत से मुलाकात हुई। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि दोनों हर टाइम एक साथ रहते। दादा दादी ने भी उसे अपने घर में रख लिया था। दादी ने तो उसे लीगली इंडॉप्ट कर उसे अपना नाम देने की बात की थी, पर मयांक ने मना कर दिया। उसका नाम सिर्फ मयांक था, उसके नाम के आगे कोई सरनेम नहीं था। मयांक ने भरे गले से कहा, मैं अपने प्यार के खातिर तुम्हारी खुशियां तुमसे नहीं छीन सकता। तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। इधर नक्श एक स्टोर पर गया और बोला, मुझे हीन एंड ग्लोज चाहिए। उसकी बात सुनकर काउंटर के नीचे बैठी लड़की उठ खड़ी हुई। शायद उसने कुछ सामान नीचे गिरा दिया था और वो उसे उठा रही थी, पर नक्श की आवाज से वो उठी और बोली, मैं अभी दिखाती हूँ। इतना बोलकर वो आगे बढ़ी ही थी कि उसके पैरों में कुछ आ गया और वो लड़खड़ा गई। वो गिरती उससे पहले नक्श ने उसे पकड़ लिया। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, पर जिससे उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है, उसने अपनी आंखें खोली तो उसे नक्श दिखाई दिया। वो लड़की जल्दी से उससे दूर हो गई और हैरानी से बोली, तुम मॉन्स्टर। नक्श ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? उस दिन तुम मुझे गिनंगस्टर बोल रही थी, आज मॉन्स्टर बोल रही हो। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नक्श, अच्छा तो आज मैंने तुम्हें गिरने से बचाया तो मेरा 3x कहने के बजाय मुझे ताना मार रही हो। और उस दिन क्या तुमने मेरी परमिशन लेकर मुझे छुआ था? इस पर वो लड़की बिगड़ते हुए बोली, उस दिन तो मैं तुम्हें बचा रही थी। अब नक्श उसे ऐसे देख रहा था मानो कह रहा था, तो अभी मैंने क्या किया? नक्श के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गई थी। फिर उस लड़की ने झूठी स्माइल करते हुए कहा, मैं हीन एंड ग्लोज लेकर आती हूँ। फिर वो लड़की नक्श को एक के बाद एक ग्लोज दिखा रही थी, पर नक्श था कि उसे एक भी पसंद नहीं आ रहा था। लगभग उस लड़की ने उस स्टोर के सारे ग्लोज उसके सामने रख दिए थे, पर नक्श को उसमें से कोई पसंद नहीं था। अब वो लड़की चीढ़कर नक्श से बोली, तुम्हें सच में ग्लोज लेने भी है या सिर्फ टाइम पास करने यहाँ आए हो? तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इसे खरीद भी सकते हो। खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर तुम्हें कुछ लेना नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा मेरे स्टोर में दिखाई मत देना, समझे? इतना बोलकर उस लड़की ने सारे ग्लोज एक बेंग में रखे और उस बेंग को उठाकर ऊपर रखने लगी। तो नक्श ने उसके हाथ से वो बेंग ले लिया और बोला, मैं ये सारे ग्लोज खरीदना चाहता हूँ। वो लड़की बस आंखें फाड़े नक्श को देख रही थी। वही नक्श उसे ही देख रहा था। वो जितना उस लड़की को देखता उतना उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा था। नक्श ने अपना कार्ड निकालकर उस लड़की को देते हुए कहा,
बिल पे करो और थोड़ा जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। नक्श की बात से वो कितनी चिढ़ी हुई थी उसका, तो मन कर रहा था वो अभी नक्श का सर फोड़ दे। उसने उसके हाथों से उस कार्ड को जोर से छीन लिया और पेमेंट करने लगी। वही नक्श उसके चीड़े हुए चेहरे को देखकर मन ही मन स्माइल कर रहा था। तभी वहां एक लड़की आई और आते ही उसके गले लगते हुए बोली, आशना, हमें आज की मूवी टिकट मिल गई है। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने कहा, कितने बजे का शो है? तो उस लकी ने कहा, 9 बजे का, 9 से 12। आशना थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, यार पर इतनी देर मम्मी मुझे बाहर रहने नहीं देने वाली, पूछने जाओ तो भी मार पड़ेगी। आशना की बातें सुन नक्श उसे अजीब तरह से देख रहा था और सोच रहा था, क्या आज के जमाने में भी पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं? उस पर आशना की दोस्त बोली, उसकी टेंशन तू मत कर, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है और तू बस 8:30 बजे स्टोर बंद कर मेरा वेट करना। आशना ने हाँ कहा और नक्श को उसका कार्ड वापस कर दिया। उस लड़की के आ जाने से आशना ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, तो अब नक्श वहां से बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठते हुए बोला, मीस आशना, मिलते हैं रात को, और वहां से चला गया। देखते ही देखते रात हो गई थी। आज विवान अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने वाला था। विवान ने पहले ही दादी को फोन कर बता दिया था। विवान जब वहां पहुंचा तो उसके सारे फ्रेंड मिलकर ड्रिंक करते हुए मस्ती कर रहे थे। वहां कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था, वो सिर्फ दोस्तों के लिए रखी पार्टी थी जिसमें बस लड़के और लड़कियां थी जो एंजॉय कर रही थी। विवान भी उनके पास जाकर बातें करने लगा था। एक लड़के ने वेटर को आवाज लगाई और ड्रिंक ऑर्डर की, पर विवान ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता, वरना मेरी गबर दादी बहुत मारेगी। उसकी बात पर उसके दोस्त हंसने लगे थे। वो सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे। तभी विवान की नजर एक लड़की पर गई। वहां उस पार्टी में वही एक लड़की थी जो साड़ी पहने हुए थी, बाकी सब तो शॉर्ट ड्रेस में थी। ये वही लड़की थी जो ऐसे इवेंट मैनेजमेंट करती थी और आज भी शायद ये पार्टी उसी ने मैनेज की थी। वो लड़की वहां से जाने वाली थी, उसका वहां का काम हो गया था और उसका पेमेंट भी हो गया था। तभी अचानक उस लड़की का पल्लू किसी चीज में अटक गया। उसने मुड़कर देखा तो वहां 4 लड़के खड़े थे, जिसमें से एक लड़के ने उसके साड़ी के पल्लू पर अपना एक पैर रखा हुआ था और अब वो सब उस लड़की को देखकर हंस रहे थे। वो लड़की समझ गई थी कि उसे परेशान करना चाहते थे, पर वो उनसे उलझना नहीं चाहती थी। उसने बिना कुछ कहे अपना पल्लू उसके जूते से छुड़ाना चाहा, पर उस लड़के ने उस पर और जोर देते हुए कहा, अरे ऐसे नहीं छूटेगा वो, अगर तुम इसे छुड़ाना चाहती हो तो पहले मुझे एक किस दे दो, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। वो इतना बोला ही था कि उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। विवान ने अपने हाथ को झटकते हुए कहा, अगर तुम लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो मत किया करो। वो लड़का जो नीचे पड़ा हुआ था वो उठा और गुस्से से विवान की तरफ बढ़ते हुए बोला, हम चाहे जो करे, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? इतना बोल। वो विवान को पंच मारने वाला था, पर विवान ने उसका हाथ पकड़ दोबारा उसे जमीन पर पटक दिया। अब तक बाकी सभी उनके पास आ गए थे। सबको पता था विवान कितना सिद्धा लड़का था, उसे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो सबने बात को वहीं खत्म करना ही सही समझा और उस लड़के से सॉरी बोलने को कहा, तो उसने लड़की से सॉरी कहा। अब वो लड़की वहां से जाने लगी तो विवान बोला, घर कैसे जाने वाली हो? तो उसने कहा कि ना देख लूंगी और चली जाऊंगी। विवान स्माइल करते हुए बोला, इतने लोगों के साथ होते हुए भी ये सब हुआ? इतनी रात को अकेले जाना कितना सेफ है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, मैं भी घर ही जा रहा हूं। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस विवान के साथ बाहर आ गई। उस दिन वो गलती से विवान की बाहों में गिरी थी, पर उसे ना उसका टच गलत लगा था, ना उससे उसे कोई गलत वाइब महसूस हुई थी, तो उसने भी चलने से इनकार नहीं किया। गाड़ी में बैठकर अब दोनों बातें करने लगे थे। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, धरा शर्मा, और मेरा विवान मित्तल है। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए धरा के घर के पास आ गए थे। धरा का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर छोटा सा ही सही, काफी सुंदर था। उसने विवान को थियंक्स कहा और गाड़ी से उतर गई। विवान उसे तब तक देखता रहा जब तक वो घर के अंदर नहीं चली गई थी। इधर पीएनएस में सबने डिनर कर लिया था
और लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे थे। डिनर के बाद साथ में बैठना उनका रूटीन था, जो दादी ने बनाया था। तभी ईशान की नजर वहां रखे एक शॉपिंग बियंग पर गई। उसने उठाकर देखा और बोला, इसमें क्या है और कौन लेकर आया है? जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें बस हीन एंड ग्लोव्स भरे हुए थे। इतने सारे ग्लोव्स कौन लेकर आया है? तो तनिष्क नक्श की तरफ देखते हुए बोला, ये लेकर आया है। अब नक्श को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैं अपने लिए ग्लोव्स लेने गया था तो सबके लिए लेकर आ गया। नक्श की बात पर सब उसे ऐसे देख रहे थे जिसे पूछना चाहते हो, महाशय इतना सुंदर विचार आपके दिमाग में कहां से आया? तेजस ने कहा, गधे ई समय इतने ग्लोव्स है, हम सब ने अगर 4 भी पहने तो भी कुछ बच जाएंगे। तो नक्श अकड़ते हुए बोला, हाँ तो मुझे क्या पता तुम्हें कौन से पसंद आने वाले थे, इसीलिए मैं सब लेकर आ गया। अब जिसे जो पसंद हो वो ले ले। नक्श की बात पर प्रेम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नक्श भाई मुझे ऐसा लगता है आप झूठ बोल रहे हो, आपकी आंखें बता रही हैं आप झूठ बोल रहे हो। नक्श ने प्रेम को धक्का देकर दूर करते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उस पर प्रेम बोला, कहीं ये किसी लड़की का मामला तो नहीं? उसके इतना कहते ही सब नक्श को देखने लगे थे और वहीं नक्श के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तभी आर्या वहां आते हुए बोली, प्रेम भाई आप क्यों नक्श भाई को परेशान कर रहे हो? आर्या की आवाज सुनकर सब आर्या को देखने लगे थे, पर सबकी नजर जैसे ही आर्या के हाथ में पकड़े ट्रे पर गई, सबकी आंखें चमक उठी थीं, क्योंकि आर्या सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी। आर्या ने सबको आइसक्रीम दी और खुद वो भी एक बाउल ली। सबके साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगी। वहां एक बाउल और था, शायद ये अद्वैत के लिए था। वहीं ऊपर रेलिंग से ठीक कर खड़ा अद्वैत सबको देख रहा था। उसकी नजर भी वहां रखे एक्स्ट्रा बाउल पर गई और वो सोचने लगा, क्या इसने ये मेरे लिए बनाया है? आज विवान तो देर से आने वाला है। वही सब आर्या की बनाई आइसक्रीम की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अद्वैत भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि आर्या कितना टेस्टी खाना बनाती थी। वो भी नीचे आ गया था। अब उसे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, पर वो उस आइसक्रीम को लेता उससे पहले ही विवान ने आकर उठा लिया और खुशी से बोला, क्या बात है, आज तो मजा आ गया। वही अब सब अद्वैत को देख रहे थे जो विवान को घूर रहा था। उसने कहा, वो मेरी आइसक्रीम है। तो विवान ने स्पून से एक बाइट लेते हुए कहा, सॉरी ब्रो तुम लेट हो, और अब ये मेरी आइसक्रीम है। वाह कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। सब समझ रहे थे विवान अद्वैत को चिढ़ा रहा था। वही सब विवान को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, भाई तुझे क्या जरूरत है सोए हुए शेर को जगाने की। वही अद्वैत ने एक नजर आर्या को देखा जो मजे से अपना आइसक्रीम खा रही थी। अद्वैत उसके पास गया और उसके हाथ से आइसक्रीम का बाउल छीन लिया और दूसरे हाथ से उसकी स्पून भी छीन ली। आर्या को समझ में आता कि अभी अभी क्या हुआ। अद्वैत दूसरी साइड सोफे पर जाकर बैठ गया और अब वो आर्या की आइसक्रीम खाने लगा। वही बाकी बचे लोग उसे ऐसे शॉक होकर देख रहे थे जिसे उन्होंने कोई भूत देख लिया था। वही प्रेम तो खांसने लगा था, पर अद्वैत किसी की तरफ ध्यान दिए बिना अपनी आइसक्रीम खाने में लगा हुआ था। अपनी नहीं आर्या की आइसक्रीम खाने में लगा हुआ था। और वही आर्या अब अद्वैत को ऐसे घूर रही थी जैसे वो खुद उसे खा जाएगी, पर अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो उठी और पैर पटकते हुए किचन में चली गई और वही प्रेम जो नक्श के पास बैठा था वो धीरे से बोला, क्या ये हमारे भाई ही हैं या इनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई है? क्या हमें भाई को एक बार डॉक्टर के पास ले जाकर उनका चेकअप करने की जरूरत है? वही प्रेम की बात सुनकर सब मुंह दबाए हंस रहे थे। कैसी होगी आगे इन सबकी हंसती मुस्कुराती लाइफ? आगे आगे इनके घर के मेंबर बढ़ने वाले हैं और इनके घर के दुश्मन भी बढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस कहानी में हर किसी की एक केमिस्ट्री होगी, पर सब साथ में मस्ती करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ये कहानी ऐसे दोस्तों की है जो एक दूसरे के साथ फैमिली जैसे रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। अब आगे क्या हमें भाई को एक बार डॉक्टर के पास ले जाकर उनका चेकअप करने की जरूरत है? वही प्रेम की बात सुनकर सब मुंह दबाए हंस रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि अद्वैत ऐसा भी कुछ कर सकता है। अगली सुबह आर्या सबके लिए नाश्ता बनाने किचन में जा रही थी।
पर दादी ने उसे काम करने से मना करते हुए कहा, आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी, घर में बहुत सारे नौकर हैं जो नाश्ता बना लेंगे। थोड़ी देर बाद जब सब नाश्ता करने टेबल पर बैठे तो नाश्ते को देखकर ही सब समझ गए थे ये आर्या ने नहीं बनाया है। प्रेम अपने सामने रखे नाश्ते को देखकर मुंह बना रहा था, जिसे देख दादाजी बोले, नाश्ता खाने के लिए होता है, उसे घूरने और चिढ़ाने के लिए नहीं। दादाजी बात सुनकर प्रेम और अद्वैत दोनों सकपका गए थे, क्योंकि अद्वैत भी खाने की बजाज अपने सामने रखी प्लेट को बस घूरे जा रहा था। प्रेम ने मुंह बनते हुए कहा, मुझे भाभी के हाथ का खाना खाने का मन है, ये बेस्वाद नाश्ता में नहीं खाने वाला। प्रेम की बात सुनकर आर्या बोली, ठीक है भाई, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। आर्या की बात सुनकर सब आर्या को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, माटे हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें आपके हाथ का बना खाना नहीं मिलेगा। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर आर्या ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, मैं सबके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर आर्या उठने लगी थी, पर तभी दादी ने आर्या का हाथ पकड़ उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, मैंने कहा ना, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करने वाली और सबको यही खाना होगा। और अगर इन्हें लगता है कि ये टेस्टी नहीं है तो तुम सब अपने लिए एक लड़की पसंद करो और उससे शादी कर उसे घर में लेकर आओ, फिर उससे करते रहना फरमाई। दादी की बात सुनकर विवान की आंखों के सामने धरा का चेहरा आ गया और वही नक्श भी आशना को किचन में कुकिंग करते इमेजिन करने लगा, जिसमें वो आटे का डब्बा पकड़े नीचे गिरी थी। और ये इमेजिन करते ही उसकी जोर से हंसी निकल गई। उसकी हंसी देख अब सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई एलियन हो। वही दादी बोली, लगता है कोई जीते जागते सपनों में आने लगी है। दादी की बात सुनकर नक्श सकपका गया। थोड़ी देर बाद सब घर से निकल गए थे। मयांक भी किसी काम से शरह से बाहर जा रहा था। कल मीटिंग में जो कुछ हुआ था उस वजह से वो रात भर ठीक से सोया नहीं था, तो आज उसने अपने साथ ड्राइवर को लिया था। वो जा ही रहे थे कि उन्हें ओवरटेक कर एक कार तेजी से आगे बढ़ी। मयांक को उस कार को देखकर ऐसा लगा जैसे वो जानी पहचानी कार थी, पर वो ये याद करता कि वो किसकी कार थी। वो कार आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी। मयांक ने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और भागकर उस कार के पास जाने लगा। वो बस अपने मन में प्रार्थना कर रहा था कि जो वो सोच रहा था उस कार में वो ना हो, पर जैसे ही वो कार के पास पहुंचा मानो उसकी सांस रुकने वाली थी। मयांक ने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और नेहा को बाहर निकालने लगा। हाँ, ये नेहा की कार थी। गाड़ी के पेड़ से टकराने से एयरबैग्स खुल गए थे, पर गाड़ी बुरी तरह से डीनमेज हो चुकी थी। मयांक नेहा को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। और यहाँ नेहा की गाड़ी बुरी तरह आग में जलने लगी थी। आज अगर मयांक वहां नहीं होता तो। मयांक नेहा को गोद में लिए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे जो नेहा के चेहरे पर गिर रहे थे। नेहा ने एक बार अपनी अध खुली आंखों से मयांक को देखा और वो बेहोश हो गई। मयांक ने नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मिस्टर वाधवा को कॉल करके नेहा के बारे में बता दिया था और थोड़ी देर में वो सब हॉस्पिटल में थे। मिस्टर वाधवा जब हॉस्पिटल में आए तो वो मयांक को देख रहे थे, जिसकी शर्ट खून से सनी हुई थी और वो बस रोए जा रहा था। पर जैसे ही उसने नेहा की फैन मिली को वहां देखा, उसने खुद को संभाला और एक साइड जाकर बैठ गया। कुछ मिनट बाद ही डॉक्टर ओटी से बाहर आ गए थे। बाहर आकर डॉक्टर ने बताया अब वो ठीक है, उसे ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं हुई थी, बस थोड़ी चोटें आई थी। पर मयांक के उसे टाइम पर हॉस्पिटल में लेकर आने से उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो पाया था और अब वो खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने बता कि वो कल पूरी रात ड्रिंक कर रही थी और नशे में उसका बैलेंस बिगड़ गया था। ये बात सुनकर सबने राहत की सांस ली थी कि अब नेहा ठीक थी। नेहा की मॉम ने मयांक का शुक्रिया करते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। मयांक ने उन्हें मना करते हुए कहा, शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। और नेहा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं उसे जानता हूं, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया है। थोड़ी देर बाद नेहा को एक रूम में शिफ्ट किया गया था। मयांक का वहां से जाने का मन नहीं था। उसने नेहा की मां को
इसीलिए ये बात बताई थी कि वो फ्रेंड है, ताकि अगर वो यहाँ रुका तो वो कोई सवाल ना करे। अभी सब रूम के बाहर बैठे थे, क्योंकि नेहा को अभी होश नहीं आया था और मयांक बस बार बार विंडो से अंदर बेड पर लेटी नेहा को देख रहा था। उसकी आंखें बार बार गिली हो रही थीं, जिसे वो सबसे छुपा रहा था। नेहा के डेंड बस उसे ही नोटिस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो मीटिंग के दौरान कितनी ही बार एक दूसरे से मिल चुके थे, पर अभी वो उससे कुछ नहीं बोल रहे थे। 3 घंटे बीत चुके थे। मयांक ना नीचे बैठा था, ना उसने नेहा पर से अपनी नजरें हटाई थीं। जब नेहा को होश आने लगा तो वो उस विंडो से साइड हो गया और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। डॉक्टर ने नेहा को चेक किया और बाहर आकर बोले, अब वो ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। ये बात सुनते ही नेहा की मॉम जल्दी से अंदर चली गई थी। वही विंडो से नेहा को एक बार देखकर मयांक वहां से बाहर चला गया था। मिस्टर वाधवा को लगा नहीं था कि मयांक नेहा से मिले बिना ही वहां से चला जाएगा। जब वो अंदर आए तो नेहा उनके पीछे देख रही थी। उसकी नजरें देखकर वो भी समझ गए थे, वो मयांक को देखना चाहती थी। अपने डेंड के साथ मयांक को ना देखकर नेहा की आंखें नम हो गई थीं। उसने अपने मन में कहा, तुम मुझे ऐसे मौत के मुंह में छोड़कर चले गए, इससे अच्छा तो आज मैं बचती ही नहीं। इधर मयांक को नेहा को उस हाल में देखकर कितनी तकलीफ होने लगी थी। वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधे विला वापस आया। वो अपने दर्द में भूल ही गया था कि उसके कपड़ों पर नेहा का खून लगा हुआ था। वो जब घर के अंदर आया और आर्या ने उसे ऐसे खून में सने देखा तो वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर दादा दादी, घर के सभी नौकर और अद्वैत भी स्टडी रूम से भागता हुआ नीचे आ गया था। वो अपनी फाइल लेने वापस घर आया था। मयांक ने जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर उसे हाथों लपेट ली थी, पर तब तक आर्या बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। आर्या मयांक को खून से लथपथ देखकर वही बेहोश हो गई थी, पर अद्वैत उसके पास से भागता हुआ मयांक के पास चला गया। मयांक ने कहा, मैं ठीक हूँ, ये मेरा खून नहीं है। रास्ते में एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे बचाते टाइम मेरी शर्ट पर उसका खून लगा है। तुम पहले आर्या को देखो। मयांक की बात सुनकर अद्वैत आर्या की तरफ पलटा। दादी आर्या के सर को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और दादाजी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। कुछ पल बाद आर्या होश में आई तो उसने मयांक को देखा, जो अब शर्टलेस था और उसे कोई चोट नहीं आई थी और ना ही उसके शरीर पर खून था। आर्या ने गहरी सांस भरी और बोली, भाई आप ठीक है ना? सॉरी मैंने आप सबको डरा दिया। मयांक ने कहा, हाँ आर्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात पर आर्या ने हाँ में अपना सर हिलाया और उठकर अपने रूम में चली गई। आर्या अभी भी डर से कांप रही थी। दादी उसे रोकना चाहती थी, पर दादाजी ने उन्हें आंखों से मना कर दिया। वो देख रहे थे आर्या का गला भर आया था, जिससे उसे रोना आ रहा था। रूम में आते ही आर्या सोफे पर बैठकर रोने लगी। अब वो क्यों रो रही थी ये तो खुद उसे भी नहीं पता था। उसे बस खून देखने पर एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती थी, जहां एक गाड़ी रोड पर पड़ी थी। उसके बगल में एक औरत और एक आदमी खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और एक 5 साल की बच्ची उनके पास बैठी जोर जोर से रो रही है। उसे भी चोट लगी थी। आर्या जब भी खून देखती उसे वो याद आ जाता और ना चाहते हुए भी वो रोने लगती थी। इधर अद्वैत जब रूम में आया तो आर्या को रोते देखकर हैरानी से वहीं खड़ा रह गया। वो बस आर्या को देख रहा था, वो कितनी बुरी तरह रो रही थी। वही अद्वैत तो यही चाहता था कि वो आर्या को टूटते हुए देखे, उसे ऐसे रोते हुए देखे, तो अब उसे रोते देखकर उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। अद्वैत उसके पास जाना चाहता था, पर आर्या को जब एहसास हुआ कि अद्वैत रूम में आ गया है तो वो उठकर बाथरूम में चली गई और अद्वैत भी ऑफिस चला गया। इधर नक्श आज फिर अपना काम खत्म कर आशना के स्टोर पर आया था। कल आर्या के बनाए आइसक्रीम के चक्कर में वो भूल ही गया था कि उसे आशना के पीछे जाना था मूवी देखने के लिए। जब वो स्टोर पर आया तो देखा आशना का मूड पहले से खराब था। वो एक लड़की